Hello students, welcome to our channel Curiosity Education. Today we are starting a new chapter that is Chemical Kinetics. ठीक है, यहाँ पर हम जनरली केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारे फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. बिफोर गोइंग अहेड अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो गैदर कर ली है हमारी प्रीवियस क्लासेस को मिलाकर. प्रीवियस क्लास दैट इज क्लास 11. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए अबाउट अ केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11. जैसे कि अगर मैं बताऊं द फीजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये एक पॉइंट है जो ऑलरेडी हमने 11th क्लास में कंप्लीट कर लिया. हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमने डिस्कस कर लिए हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किए और वही हमारा इस चैप्टर का मेन हेडिंग होगी. ओके, सो द फीजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी कैन टेल बाय यूजिंग गिब्स एनर्जी, और जो हमने कहां पर पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है ना. ठीक है, तो फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, थर्मोडायनेमिक्स. तो ये हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. अगर जानना है तो किसको जानो, थर्मोडायनेमिक्स को. ओके, पॉइंट नंबर 2, द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सी एक्सटेंट इज व्हाट, कितना कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंट. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट हमें कौन बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है इन इक्विलिब्रियम चैप्टर. तो 2 पॉइंट है अबाउट अ केमिकल रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हमारी प्रीवियस क्लास में. अब ये दोनों जो चैप्टर्स है, क्या हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी, नहीं देते है ना. सो फॉर दैट क्या पढ़ने के लिए, द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन can be studied under our topic that is chemical kinetics. ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, वो कितनी देर में हो रही है, जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, व्हाटएवर, वो हम चैप्टर की डिटेल में जाएंगे. अभी हम समझ रहे हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड एंड व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी इन केमिकल काइनेटिक्स. We will going to study मेन जो टॉपिक आप समझ लीजिए, we will deal with the speed of a chemical reaction. Why? Because अभी तक हमने वो पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो पढ़ रहे हैं आज हम. अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो मेन हेडिंग्स होगी, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले अंडर दिस. सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग्स तो बहुत सारी होगी बट केमिकल काइनेटिक्स डील किससे करता है, वी आर स्टडीइंग दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स ऐसे लिख सकते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स deals with these points. Point number 1, it deals with rate of a chemical reaction. Point number 2, factors affecting rate of a chemical reaction. Okay, नेक्स्ट, कौन से फैक्टर जिसकी वजह से रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो भी हम यही पढ़ेंगे. एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसका क्या मैकेनिज्म है. तो ये अंडर दीज 3 हेडिंग्स हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले, बिकॉज chemical kinetics deals with these 3 points. This term kinetics is a Greek term which means movement.
ठीक है, तो हम यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे केमिकल्स का थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, so far we have discussed these points. Now we are going to discuss these points into the particular chapter called chemical kinetics. Very interesting chapter, practical है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, why it is important, why do we study chemical kinetics? इसका आंसर भी है हमारे पास। ये चैप्टर ना इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव से जनरली पढ़ा जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिन्हें ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है और उनके लिए बहुत जरूरी भी होता है ये जानना कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन किस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है, कब शुरू हो रही है, कब एंड हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस उन्हें पता होना चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री जो है वर्क कर सकती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स डील्स विद द केमिकल्स। ऑफ कोर्स हमको पता है, हमने ऐड सुने ना, इनो 2 मिनट में आराम मिल जाता है, और इस तरीके से आपने बहुत सारे दर्द का तुरंत, ये टैगलाइंस वो कैसे बनाते हैं कि 2 मिनट में ही आपको मेडिसिन इफेक्टिव हो जाएगी। ये स्टडी करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शंस, उसमें क्या होते हैं मेडिसिन में या जो भी हम लगाते हैं कुछ भी बाम वगैरह, उनमें क्या होते हैं केमिकल्स यूज होते हैं। वो केमिकल्स की स्टडी करते हैं ना कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होने वाली है। उसी रिएक्शन की स्टडी के बेसिस पे वो कंपाउंड्स को कंबाइन करके पर्टिकुलर मेडिसिन बनाते होंगे। तो उन्हें इस बारे में नॉलेज होना चाहिए ना कि कोई भी रिएक्शन किस ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है ना। आपने देखा होगा कि जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको कभी किसी मेडिसिन किसी डिसीज के लिए जब उन्होंने कोई मेडिसिन आपको दी है, तो कुछ मेडिसिन होती है जो बोलते हैं कि लेना है आपको ट्वाइस अ डे। कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो आपको वंस अ वीक लेनी होती है। वो क्यों है ऐसा, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो ड्रग जब आपकी बॉडी में जाएगा तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट, उसकी जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है वो किसी के लिए 12 आवर्स तक इफेक्टिव है, कभी 24 आवर्स तक इफेक्टिव है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को केमिकल काइनेटिक्स से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो दिस इंडस्ट्री ऑल्सो डील्स विद केमिकल काइनेटिक्स। लाइव एप्लीकेशन देख रहे हैं हमें कि कितना इम्पोर्टेंस है केमिकल काइनेटिक्स का। नेक्स्ट इज हम बोल सकते हैं फूड एंड beverage industry, specifically when we talk about packaging। कैसे, एक टर्म सुनी है हमने, एक्सपायरी डेट सुनी है ना सबने। जब भी हम कोई पैकेज फूड लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 12 months, बेस्ट बिफोर 7 months। व्हाई सो? ऐसा क्यों होता है? स्पेसिफिकली वो मेजर कर देना। इवन दो हम ब्रेड लेकर आते हैं, मिल्क लेकर आते हैं, उसमें भी लिखा होता है यूज ड्यूरिंग 7 days और 2 days वट एवर। सो वो ड्यूरेशन उन्हें कैसे पता चलता है? ये सारे पैकेज्ड फूड में वो क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। जब तक वो प्रिजर्वेटिव उस पैकेज्ड फूड में प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक उनकी केमिकल रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि वो प्रिजर्वेटिव अपना काम कर रहा है, क्या करने का? प्रिजर्व करने का फूड को, तब तक क्या होगा? कुछ भी बैड बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे और आप उस फूड को, फूड पैकेज फूड को यूज कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट प्रोसेस, लाइक हमने बोला कि अगर बेस्ट बिफोर 12 months, तो 12 months के बाद प्रिजर्वेटिव है वो शायद अपनी फंक्शनिंग कम कर दे या फिनिश कर दे। एज अ रिजल्ट जो फूड होगा वो रेंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो ये सारी कहानी उन्हें कैसे पता है? वो ड्यूरेशन कैसे डिसाइड करते हैं? आफ्टर द स्टडिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइम में प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट कम हो जाएगा या जो भी वो मिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो फ्रेश है। तो वहां पर भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे जूसेस होते हैं, हमको पता है, केचप होते हैं, मैगी होता है, ब्रेड होता है, मिल्क होता है, सब में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो वो स्टडी वो यहीं से करते हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन वहां पर हो रही है। डेली लाइफ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें टेम्परेचर और ड्यूरेशन से खासा लेना देना होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सारिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, ड्यूरिंग समर डेज अगर हम मिल्क को बहुत टाइम तक रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें, बाहर रखें और उसे बॉईल भी ना करें, तो क्या हो सकता है? वो जो मिल्क है बहुत जल्दी सार हो जाता है ना। तो वो भी क्या हुआ? ड्यूरेशन का ही तो खेल है। बहुत टाइम तक हमने बाहर रखा तो क्या हुआ? ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो गए जिसकी वजह से जो मिल्क की शुगर थी, मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? लैक्टिक एसिड में। एज अ रिजल्ट जो मिल्क है वो क्या हो गया? सार हो गया। ठीक है, तो हमें वो ड्यूरेशन ही तो ध्यान रखना है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉमन इफेक्ट, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
इसमें भी तो हमें यही ध्यान रखना है, ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर। सो ये ड्यूरेशन इज व्हाट, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज या टाइप्स हैं जिन्हें केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। द इंडस्ट्री विच डील्स विद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी की अगर टर्म यूज कर रहे हैं, वैसे कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स आर वन एंड द सेम थिंग। केमिस्ट्री में हम इन्हें कैटलिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजी में हम इन्हें एंजाइम्स बोलते हैं। कैटलिस्ट और एंजाइम्स का काम यही होता है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने का, है ना। तो वहां पे भी इनके नॉलेज के लिए किस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज करना है कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इन इंडस्ट्रीज में जहां पे भी ये टर्म्स यूज हो रही हैं उन्हें नॉलेज होना चाहिए अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे हम अभी तो हमने बहुत कम लिखे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने के लिए। व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो सकती है जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स गो अहेड देन। तो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे हम कितने टाइप की रिएक्शंस देख सकते हैं जनरली। सो फर्स्ट टाइप इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बहुत स्पीडली हो रही है। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होंगी, बहुत स्पीडली हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन NaOH combines with HCl it gives what, NaCl and water। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बहुत क्विकली, जैसे ही रिएक्टेंट कंबाइन होंगे बहुत जल्दी सॉल्ट और वाटर में मिल जाएगा। नेक्स्ट, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस, जिनको हम जनरली आयनिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन AgNO3 combines with NaCl it gives precipitate of silver chloride and NaNO3। precipitate मतलब ये solid है, this is aqueous, this is also aqueous, this is also aqueous। यहाँ पे भी सब aqueous था। Okay, so this is what ion exchange method। ion exchange क्या होता है, Ag प्लस ये कन्वर्ट हुआ होगा NO3 माइनस में, ये किसमें है Na प्लस और Cl नेगेटिव में। आयन एक्सचेंज मतलब कि प्लस वाला किसके पास चला गया, नेगेटिव के पास चला गया, ये भी प्लस माइनस मिल गए और एक कंपाउंड बना दिया। इसमें बॉन्ड्स ब्रेकिंग की प्रोसेस नहीं होती है। जनरली कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, जल्दी से क्या होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होते हैं और फिर दूसरे के साथ जाकर कंबाइन हो जाते हैं और रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शंस क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। पॉइंट नंबर 2, कुछ रिएक्शंस जो होती है बहुत स्लो पेस पे होती है। सेकेंड इज वेरी स्लो रिएक्शंस। ये क्या होती हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर हम कोरोजन भी ले सकते हैं, दूसरे मेटल्स का भी तो होगा। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। अगर हम इसे मेजर करें, ध्यान से देखने की कोशिश भी करें तो हम ड्यूरेशन पता ही नहीं कर सकते, बहुत स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट इज एजिंग, एजिंग ऑफ प्लांट्स, बहुत स्लो प्रोसेस। ह्यूमंस की भी ऑफ कोर्स इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो इस तरीके से स्लो रिएक्शंस है, हम जनरली उससे भी डील नहीं करेंगे, हम इनके बारे में भी स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। क्यों, क्योंकि ये इतनी स्पीडली होती है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स में हो जाती है, सेकेंड्स में आई शुड से, इतनी स्पीडली होती है कि हम इनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। बहुत जल्दी अपने आप ही हो रही है ना, तो हमें नहीं करवानी है। ये बहुत स्लो है, इनके बारे में भी हम स्टडी नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कोल। ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। तो और भी हम बहुत सारी फिजिकल प्रोसेस लिख सकते हैं, केमिकल्स भी लिख सकते हैं जो बहुत स्लो होती है।
तो ना हमें बहुत ज्यादा स्पीड वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ना ही वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लोली हो रही है। हमें थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन से डील करना है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर मॉडरेटली एक्टिव। ठीक है, वो रिएक्शन जो कैसी है, मॉडरेट पेस पे हो रही है, ना ज्यादा स्पीड अप हो रही है ना ज्यादा स्लो हो रही है, इस तरीके से हो रही है कि हम उसका चेंज इन टाइम जो है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी मेजर्ड। उन रिएक्शंस को हम यहाँ पर डील करेंगे। उनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम मेजर कर सकते हैं। 2H2O2 that is hydrogen peroxide decomposes into 2H2O and oxygen gas, which can be measured. Example number 2, decomposition of N2O5. 2N2O5 decomposes into 4 moles of NO2 and oxygen gas। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन जो कैसी है, मॉडरेटली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस है, हम वही पढ़ेंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। सो लेट्स स्टडी अबाउट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम फिजिक्स में स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यही लिखते हैं ना, दैट इज टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसी टर्म में अगर क्या डिफाइन करूं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज in concentration of reactant or product in given duration of time, या फिर टाइम टेकन, कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम चेंज इन पोजीशन लेते हैं स्पीड के केस में, क्योंकि क्या होता है, अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है पॉइंट ए से बी तक, तो हमें विजिबल दिखेगा ना कि पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल किया है। पर केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या दिख सकता है, सबसे इजीली मेजरेबल क्वांटिटी क्या हो सकती है, दैट इज द कंसंट्रेशन। इसलिए हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को यूज किया है। क्या कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होगा, या तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा किसका, प्रोडक्ट का, या फिर रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा। वो कैसे, ध्यान से समझिए। फॉर अ रिएक्शन हमने बोला कि आर क्या है, हमारा रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझने आनी चाहिए कि अगर मैंने टाइम 0 लिया है जिस पर रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तो हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फुल होगा। जितना भी आपने लिया है, जो भी आपने, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन के टाइम पे कितना कंसंट्रेशन लिया है, 1 मोल लिया है, तो पूरा यही होगा ना। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्टेंट बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में। ये छोटा सा पॉइंट है, बट ये क्लियर होना चाहिए कि टाइम 0 पर जितना भी हमने कंसंट्रेशन लिया है वो टोटल किसका होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पूरा। ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा, पी का, ये तो होगा ही नहीं, 0 होगा। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी कि पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का नहीं है। ये तो क्लियर है ना टाइम 0 पर। अगर हम टाइम टी की बात करें, अगर हमने कुछ ड्यूरेशन माना, मान लो टाइम 1 मिनट कंप्लीट हो गया, तब क्या होगा, ये 1 जो मोल हमने लिया है इसका कुछ मोल यूज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बेसिक चीजें कि 0 टाइम है तो पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ पर होगा। और हमें अगर पता है कि रिएक्शन 5 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली है, तो 5 मिनट्स के बाद ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट पूरा 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। यही होगा ना, यहाँ का कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम बोल सकते हैं विच ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विच पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, राइट इट डाउन। ये पूरे चैप्टर में आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है ये थ्योरी। विथ ड्यूरेशन
of time the concentration of reactant, क्या होगा reactant का concentration? decreases, whereas the concentration of product increases. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है, पर इसे अच्छे से याद रखना होगा, यूज करना होगा इस से, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना कि टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो टर्म में लिख सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। Rate of reaction can be of two types. सिर्फ टर्म्स के बेसिस पे रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ रेट ऑफ दिस अपीयरेंस और decrease in concentration of reactant, अगर हम इस टर्म में लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू decrease in concentration of reactant upon change in time, change या फिर टाइम टेकन लिखते हैं, टाइम टेकन। अब डिक्रीज हो रहा है, तो हम डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमने यहाँ पर लिखा था चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पोजीशन था, लेकिन ये क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल से इनिशियल पे जा रहा होगा ना, तो हम हमेशा डिक्रीज या फिर चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो आर है, किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट पी में। तो इस आर के लिए अगर हम ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो R2 इज द फाइनल कंसेंट्रेशन जो अभी हुआ है, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना। यही तो हम लिखते हैं, कंसेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हमें चेंज निकालना है तो टाइम के लिए भी हम ये लिख सकते हैं, टाइम T2 इज द फाइनल टाइम और T1 इज द इनिशियल टाइम जब ये रिएक्शन शुरू हुई होगी, तभी तो डिक्रीज हुआ कंसेंट्रेशन में, है ना। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हमको पता है कि हम चेंज किससे शो करते हैं, डेल्टा से, सो हमें से दिस बिकम्स डेल्टा T। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान से रखना, इसका रीजन भी हम आगे देखेंगे। जब हम लिख रहे हैं डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, इनिशियली तो ज्यादा था बट विद पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गया है। एज अ रिजल्ट हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे रिएक्टेंट के टर्म में, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा। विल गेट टू नो व्हाई, बट अभी आप याद रख ली क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम एक माइनस का साइन लगा रहे हैं। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस और डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम ऐसे ही ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ व्हाट, अपीयरेंस। लेट्स चेक कि वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज टाइप नंबर 2। ये फर्स्ट टाइप है। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ और अपीयरेंस और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही तो होगा, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और विथ पैसेज ऑफ टाइम।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू, वही है यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जो भी लगा। अब इंक्रीज में भी क्या हुआ, पहले तो 0 होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ ना कंसेंट्रेशन, तो अगेन फिर चेंज है, तो चेंज हम कैसे लिखते हैं, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या है हमारा, P है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगा, P2 स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि क्या शो कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, कंसेंट्रेशन माइनस P1 अपॉन टाइम भी T2 माइनस T1, और ये जो चेंज है हम इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, तो ये हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो हमने स्पेसिफिकली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब रेट ऑफ रिएक्शन इसी के लिए हम एक साथ अगर लिखना है, ये तो हमने अलग अलग निकाला, डिसअपीयरेंस या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अकेला किसका लिखना है, रिएक्टेंट का लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, चेंज प्रोडक्ट का ऐसे लिखेंगे। अगर हमें टोटल साथ में लिखना है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर देखते हैं। बिफोर दिस टेक अ स्क्रीनशॉट, डन। अब हम इसका पूरी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, ओके, फॉर दिस रिएक्शन हम, सो द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमें अगर लिखना है तो दिस विल बी डेल्टा आर डेल्टा टी, यहां पर अभी बताया था माइनस का साइन, इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। जो भी चेंज हुआ है, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम भी तो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट, व्हाई, बिकॉज इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो सो फार हमने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन देखी है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। आई होप ये इनिशियल चीजें आपको समझ में आई है कि हम स्टार्टर में क्या पढ़ रहे हैं अभी और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स अभी हमने कन्वर्ट किया, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। Till then, revise this topic. If you are getting benefited from our video, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notification. Thanks a lot for watching our video.